जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम to all of you. So there are a few participants. We'll wait a couple of minutes more. If someone else could join us, so then we'll continue. So last day we have discussed about all the methods which we have previously discussed. That was accounting rate of return, payback period, और इसके अलावा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से कल हमने बात की. हाउ टू डील विद इन्फ्लेशन, उस हवाले से भी बात हुई. हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोज, वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं उस हवाले से भी हमने बात की. और इनिशियल ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट भी डिटेल में डिस्कस हुआ और उसको हमने एक्सपेरिमेंट भी किया. So you were asked to have some practice, और अगर कोई आपने पढ़ा है और या कोई प्रैक्टिस की है और कोई इशू है, आपको कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन बाय रेजिंग योर हैंड. हैंड रेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So if there's any question, you may raise your hand. जी नबीला, you may ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जो पास्ट पेपर्स आपने दिए थे उसमें मई 2010 का पार्ट बी जो है वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो. Okay, let me open that first. जी कौन से वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, दोबारा बोलिएगा. सर 2010 में. 2010 में. ओके, इट इज़ रेलेवेंट टू द प्रोबेबिलिटीज. इंशाल्लाह आज हो सकता है आज ही या टुमारो विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस. कैसे कैलकुलेट करने हैं कैश फ्लोज को, बिकॉज अभी तक जो बात हुई, वी आर अज्यूमिंग दैट कैश फ्लोज आर सर्टन. इफ देयर इज सम अनसर्टनिटी, तो हाउ टू डील विद अनसर्टनिटी, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे या आज हो सकता है बाय द डे एंड. क्वेश्चन वैलिड है आपका, और मैं इसको डिस्कस जब वो टॉपिक कर दूंगा तो उसके साथ रिलेट करके सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर. ओके ठीक हो गया सर. एक और क्वेश्चन है, इफ यू मे एक्सप्लेन प्लीज. जी प्लीज. सर जो 1 अप्रैल 2012 जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी हैंडआउट में. जी जी.
जी प्लीज। तो उसमें जो बी पार्ट है, द रिक्वायरमेंट, इट सेज के assuming that the projects are divisible, and the second is assuming that they are not divisible. So sir, can you explain कि इसमें हमने किस तरह फिर वो करनी है? What do you mean by divisible and not divisible? Right, right. Let me share the screen first. In fact, this is the question. ABC Limited can invest in the following projects. The timing and amounts of cash flows are as under project ABCD, और कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आउटफ्लो बता दिया गया। प्रोजेक्ट सी जो है वो अभी फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो आफ्टर 1 ईयर अवेलेबल होगा। और प्रोजेक्ट्स की एनपीवीज बताई हुई हैं, आईआरआर भी बताया हुआ है। अभी आईआरआर तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, अभी हम करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अगर हम एनपीवीज की बुनियाद पे बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है, आपका सवाल है तो उससे रिलेटेड ही है तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल राशनिंग। लिमिटेशन जैसे हमने अंडरस्टैंड की थी, अगर लिमिटेशन हो, लिमिटिंग फैक्टर्स हों, तो फिर हम प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर हम रैंक करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, और उस ऑल्टरनेटिव को अवेल करते हैं सबसे पहले जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल हो। लाइक हमने डिसीजन मेकिंग में जब किया था लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, अगर कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते थे हम पर लिमिटिंग फैक्टर और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर की बुनियाद पे, देन विल बी गोइंग टू डिसाइड अबाउट कि हमें किस प्रोजेक्ट को पहले, किस काम को या किस प्रोडक्ट को पहले बेचना है। इसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग होगी। तो अगर हम रैंकिंग करें प्रोजेक्ट्स की बेस अपॉन एनपीवी, तो सबसे जो हाईएस्ट एनपीवी, तो तरीकाकार है कि जितनी हाईएस्ट एनपीवी होगी उतना प्रोजेक्ट मोर अट्रैक्टिव होगा। जो हाईएस्ट एनपीवी है वो डी प्रोजेक्ट की है, तो रैंक नंबर 1 इसका है, और उसके बाद बी प्रोजेक्ट का रैंक नंबर 2 है, फिर सी का रैंक नंबर 3 है, और ए का रैंक नंबर 4 है। सो अगर इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आपने जाना है और यू आर हैविंग फंड्स, आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, तो सारे ही पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं, तो एवरी प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर यू। लेकिन व्हाट इफ़ आपके पास पैसे लिमिटेड हों? अगर पैसे लिमिटेड हों, उसे हम कैपिटल राशनिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, राशन से मुराद ही लिमिटेशन है, कैपिटल लिमिटेड है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है करंटली एबीसी लिमिटेड हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1050,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। 1.05 मिलियन जो है आपके पास सिर्फ पैसे अवेलेबल हैं। तो आप अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स का सम करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो ये उससे ज़्यादा बनता है। अगर आप सिर्फ ये जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स टाइम ज़ीरो पे लगाने वाले हैं, इन्हीं का सम कर लें, तो आपको 1.3 मिलियन चाहिए, जबकि चौथे को भी ऐड कर लें जो सी वाला प्रोजेक्ट है, तो 1.65 मिलियन चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ना यू हैव टू प्रायोरिटाइज, रैंक करना पड़ेगा। सो रैंकिंग हमने की तो प्रोजेक्ट डी पहले मिलता है हमें। अगर प्रोजेक्ट डी नंबर 1 पे जाता है तो आउट ऑफ 1050, 600 आपका लग गया, 600 मीन 600,000। बाकी आपके पास जो पैसे बचेंगे आप वो बाकी प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो रैंक है प्रोजेक्ट का वो बी का है, तो बी वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट कर लें। तो आप डी और बी ऑप्ट करते हैं तो आपके पास 1 मिलियन कंज्यूम हो चुका, यू आर हैविंग ओनली 50,000। सो जो बाकी 50,000 है उससे कोई प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं सकता। प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है, इससे मुराद ये है कि आपको पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करनी पड़ेगी। पार्शियल इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में आप नहीं कर सकते। तो अगर आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं है प्रोजेक्ट, आप हिस्सा नहीं ले सकते उसमें, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट डी लेना है और प्रोजेक्ट बी लेना है। डी और बी लेने के बाद आपके जो पैसे बाकी 50,000 है वो सरप्लस होंगे, और वो सरप्लस पैसे जो वो आइडल पड़े रहेंगे, दे विल नॉट बी गिविंग यू एनीथिंग। लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हों तो फिर हम ऑप्ट करेंगे, अगर हम रैंकिंग की बुनियाद पे चल रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हमने लेना है वो डी लेना है, और फिर हमने अगर बी लेना है तो बी लेने के बाद फिर हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं। और वो कितने बच जाते हैं? 50,000। तो उस 50,000 से आप पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं सी प्रोजेक्ट का। तो सी प्रोजेक्ट की जितनी एनपीवी है उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू हैव
a partial investment in that project. तो ये दोनों सूरत हाल के अंदर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. आई होप समझ आई ये बात. राइट सर, आ गई है. लेकिन कैन वी डिटरमिन कि कितना पार्ट हम अवेल कर सकेंगे, वो उसका कोई है तरीका सर? ऑब्वियसली हम कितना अवेल कर सकेंगे, जो 50,000 है उसको 350 से डिवाइड कर दें, आपको प्रोपोर्शन मिल जाएगा. ये रफली 14.28% बनता है जो आपका हिस्सा होगा. तो इससे की पूरी एनपीवी में से भी आपको इतना हिस्सा मिलेगा, जो कि आपको कहा गया कि एनपीवी कैलकुलेट करें कि अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल हो. तो अगर आप 70.02 मिलियन सी से डी से मिलेगा, 56.54 बी से मिलेगा, और उसके अलावा 43.48 में से हिस्सा मिलेगा आपको. जितना प्रोपोर्शन आपकी इन्वेस्टमेंट का है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस इन्वेस्टमेंट एनपीवी से, तो ये रफली 6.21 मिलियन जो है ये आपको यहाँ से मिल सकता है सी वाले प्रोजेक्ट से. जी राइट समझ सर, आई. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. If there's any other question, anyone can raise hand and ask your question. So fine. जी मानूर आप सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर ये आपने पास्ट पेपर्स उसमें ग्रुप में नहीं शेयर किए हुए ये वाले? ये मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की. नहीं सर, मैं भी अच्छा, देख रही थी उसमें आपने दूसरे वाले क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं. लेट मी चेक. सर किए थे आपने द लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो. आई होप ये तो होंगे बिल्कुल जी किए में. वर्ड फॉर्मेट में है. मैं अभी पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल शेयर कर देता हूँ. इनफैक्ट ये वर्ड फॉर्मेट में थे. जी आई हैव शेयर्ड अगेन जी इन द पीडीएफ फॉर्मेट. बट एनीवेज कोई सवाल और है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर को डिस्कस करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर ये रैंकिंग को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, जरा मैं तवज्जो नहीं दे सका. अच्छा जी. जी ये बता दें कि अगर आपको मौका मिले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप किस प्रोजेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो? जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो. जिसमें ज़्यादा हो. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्ट्स जी अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं इसको आप रैंक करें, आप सबसे जी. पहले किसको चूज़ करना पसंद करेंगे? तो बताइएगा किसको चूज़ करना पसंद करेंगे? प्रोजेक्ट डी को. डी. ठीक है जी. क्यों? उसका एनपीवी सबसे ज़्यादा है, और एनपीवी टेक्निकली नेट बेनिफिट को शो कर रहा है कि जितने आपको इनफ्लोज आने हैं उसमें से कॉस्ट माइनस कर ली जाए, जो रिमेनिंग बचेगा वो नेट बेनिफिट होगा. ठीक है जी. अब उसके बाद किसकी बारी जी आएगी? ठीक है. प्रोजेक्ट डी की. और देन उसके बाद प्रोजेक्ट सी है एंड प्रोजेक्ट ए. जी. तो अब आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लिमिटेशन है पैसे की. देखिए सारे ही पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं, तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि प्रोजेक्ट ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा एनपीवी देगा तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा. तो आपके लिए तो सारे प्रोजेक्ट ही एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे एक्सेप्ट. वजह आपके पास पैसे नहीं है. पैसे कितने हैं आपके पास? 1.05 मिलियन. ठीक है जी. यानी दूसरे लफ्ज़ों में 10 जी लाख सर. 50 हज़ार रुपया. तो आपने डी सबसे पहले क्या है, डी में पैसा लगा दें तो 600 यानी 6 लाख रुपया निकल गया. दूसरा रैंक आपने डी का किया था, इसमें पैसा लगा दें तो 400 और निकल गया. तो अगर ये 400 और निकल गया तो इसका मतलब 1 मिलियन तो पैसा निकल गया. अगर आपसे ये दूसरी वाली रिक्वायरमेंट है, व्हाट वुड द मैक्सिमम एनपीवी इफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल. अगर डिविजिबल नहीं है
तो आप क्या करेंगे, यही दो ऑप्ट कर सकेंगे, इन दोनों को ऑप्ट कर लें तो इन दोनों की एनपीवी को जमा कर लें, सी और डी की और बी की, तो ये आपका टोटल एनपीवी होगा। 50,000 रुपये आपका आइडल पड़ा रहेगा। दूसरी तरफ अगर एनपीवी कितनी हो, अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लेने के बाद, डी और बी लेने के बाद आप सी ले सकते हैं, लेकिन सी डिविजिबल प्रोजेक्ट से मुराद ये कि उसका पार्ट उसमें लेना चाहें, पार्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 350 यानी 3,50,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 43.48 मिलियन की एनपीवी मिलती है। तो आप 43.48 मिलियन की जो एनपीवी है, सारी की सारी आपका हिस्सा नहीं होगा, इसमें से जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका उतना हिस्सा होगा। तो आप डिवाइड कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट 50/350, तो आपको अपना परसेंटेज मिलेगा और परसेंटेज के मुताबिक इसमें से अपना हिस्सा निकाल लें एनपीवी का। ये आपका टोटल एनपीवी होगा जो आप जनरेट कर सकेंगे। आई होप समझ आ गई है बात। जी सर, थैंक यू सो मच। So there is no other question, तो I'll be moving towards IRR। जो कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था, मैं उसी का IRR भी अभी आपके सामने कैलकुलेट करूँगा। तो तरीक़ाकार क्या है, ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जी। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, टेक्निकली वो जो पहले ज़रा अगर आप रिकॉल कर लें, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला तरीक़ाकार आपने ऑप्ट किया, उस नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले मेथड के अंदर यू हैव कंपेयर्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की, नेट प्रेजेंट वैल्यू बची, अगर वो ज़ीरो या पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज निकाल लेते एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ सर्टन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ वी आर इंटरेस्टेड, अभी ये आपने देखे हैं जितने प्रोजेक्ट, या कल वाला भी क्वेश्चन देखा, या और भी अगर आपने प्रैक्टिस की है, एक बेसिक चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी कि अगर आपका डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती जाए, परसेंटेज बढ़ती जाए, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज़ जो फ्यूचर कैश फ्लोज की हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप 1% पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लूज़ कितना कर रहे होंगे, 1%। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% हो तो इसका मतलब आप 5% लूज़ कर रहे होंगे। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1% पे किसी भी कैश फ्लोज की, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5% फैक्टर। ये बात तो समझ आ रही है ना आपको? यस सर। सो अगर हम कोई भी रेट ट्राई करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये 12% पे हमने ट्राई किया और हमारा एनपीवी ये निकला, ज़रूरी नहीं है अगर 13% पे ट्राई करें तो यही एनपीवी निकले, बिकॉज ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये 12% पे 5.65 है, 13% पे फैक्टर और हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम हो जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू कम निकलेगी। सो हायर द डिस्काउंट रेट तो लोअर विल बी द एनपीवी, बिकॉज आपकी एनपीवी रिफ्लेक्ट करती है इस चीज़ को कि जिस चीज़ पे, जिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप डिस्काउंट कर रहे हैं उसकी हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये डिसीजन हमारा, ये प्रोजेक्ट जो है पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है, प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सेप्टेबल एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। 12% पे ये एक्सेप्टेबल है, अगर 12 से अलावा कोई और परसेंटेज हो तो इट माइट बी आइदर एक्सेप्टेबल और आइदर हमें इसको रिजेक्ट करना पड़े, दिस कुड बी द केस। तो एक टाइम वैल्यू फनी का बेसिक प्रिंसिपल आपसे दोबारा शेयर कर रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। सो हम IRR के अंदर जो बात कर रहे हैं, हम लाइक चलें, ये आपके सामने है, एक कैश फ्लोस दिए हुए हैं, चलें तो मैं वो क्वेश्चन ही आपसे करता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ सके। ओके जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मुराद वो रेट है जिस पे हमारी प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज वो बराबर हो जाए
हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल आउटले, जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर हो जाए। जितनी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जितनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अगर ये बराबर हो रहे तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारा एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा। So internal rate of return is that interest rate that will cause the present value of proposed capital expenditure to equal the present value of the expected net annual cash flows। यानी आपके जितने फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, तो जिस रेट पे वो बराबर हो जाए उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और ये ऐसा रेट है दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ पे एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी ज़ीरो के बराबर होती है। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर एनपीवी ज़ीरो हो जाती है किसी रेट पे, तो वो रेट टेक्निकली वो रेट है जो ये प्रोजेक्ट बर्दाश्त कर सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये प्रोजेक्ट बर्दाश्त कर सकता है, बिकॉज अगर फ़र्ज़ कर लें 10% पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी प्रोजेक्ट की ज़ीरो हो जाती है, तो इसका मतलब अगर हमारा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस आईआरआर के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी हमें जो प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल फेस करना पड़ी है वो 12% है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ सस्टेन कर सकता है 10%, बिकॉज अगर 10 की बजाय 11% पे प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमने पढ़ा ये है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है जब ज़ीरो या पॉजिटिव एनपीवी हो। सो फॉर दैट रीज़न आईआरआर को हम कंपेयर करते हैं डिसाइड करने के लिए। ये कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो बात बताता हूँ। हम डिसाइड करने के लिए कंपेयर करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हाट वी आर गोइंग टू फेस। तो हम डिस्काउंट रेट से कंपेयर करते हैं। अगर आईआरआर हमारा ज़्यादा और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर किया जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इफ़ इक्वल टू और ग्रेटर देन, किससे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 10% आईआरआर निकला, हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फेस करना पड़ता है वो 12% है। तो इसका मतलब ये होगा कि 10% पे प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सस्टेन कर सकता है, ज़ीरो एनपीवी देगा। अगर 12% पे जाएंगे तो हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव एनपीवी हो जाएगी तो प्रोजेक्ट हमारे लिए, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो अगर आईआरआर कंपेयर किया जाए, इफ़ इट इज़ लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो रिजेक्ट कर देंगे, और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वाइस वर्सा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% निकला है, लेकिन जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। तो इसका मतलब 15% तक ये कॉस्ट जो है सस्टेन कर सकता है प्रोजेक्ट, जबकि हमारे बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ 10% है। तो वी शुड ऑप्ट दिस प्रोजेक्ट। ये बेसिक डिसीजन क्राइटेरिया। तो पहले हमने अमाउंट्स की बेसिस पे डिसाइड किया, अमाउंट बी नेट प्रेजेंट वैल्यू व्हाट वी कैन अर्न। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट रेट जिस पे एनपीवी ज़ीरो हो जाती है। वो ज़ीरो होने के लिए जो रेट है वो हमें पता नहीं है, हम रेंडमली कोई भी रेट ट्राई करेंगे, और कोई भी रेट ट्राई करने के बाद देखेंगे अगर वो पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है तो अब उससे एक और हायर रेट ऑफ डिस्काउंट ट्राई करेंगे। हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं इसे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, शॉर्टकट थोड़े बहुत हो सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बट प्राइमरली यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। आप कोई ना कोई रेट लेके उस पर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे इनफ्लोज की, उसको उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस करेंगे। अगर वो बराबर हो जाए उसके तो हम उसे कहेंगे जी ये हमारा आईआरआर है, अदरवाइज हम कोई और रेट ट्राई करेंगे और कोई और रेट की बुनियाद पे फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड इसीलिए कहते हैं कि आपको बार बार एफर्ट करना पड़ेगी। जी
ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है जी। स्टीवर्ट कंपनी is considering the purchase of new front end loader at a cost of 244,371 and net annual cash flows from this loader are estimated to be 100,000 a year for the 3 years. Determine the internal rate of return. What we have to do, हमें cash flows मिलने हैं 100,000 for the 3 years. We are not been given with the rate. हम वो rate ही तो trace कर रहे हैं। हम कोई सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, अब वो कोई सा कौन सा लेना है उसके बारे में मैं एंड पे बताता हूँ। हम कोई सा भी इंटरेस्ट रेट लेंगे और उसकी बुनियाद पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 10% रेट ट्राई किया गया, 10% ट्राई किया तो पता चला कि पॉजिटिव एनपीवी है। इसका मतलब अगर आप इससे छोटा रेट ट्राई करेंगे तो एनपीवी और पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज और बढ़ जाएगी। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर इसका मतलब आपको इससे बड़ा रेट ट्राई करना चाहिए। तो यू विल ट्राई अनदर रेट। जैसे यहाँ पे ट्राई किया गया है 11% पे 0.909, ये फैक्टर्स हैं। इन कैश फ्लोज को इससे मल्टीप्लाई किया गया, इनका टोटल करते हैं तो 244,371। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इतनी है तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। So while deciding we have to compare this internal rate of return with our cost of capital। यानी 11% पे एनपीवी ज़ीरो हो जाती है। अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, बिकॉज 11% पे ज़ीरो है तो 8% पे फॉर श्योर एनपीवी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, सॉरी हमारा IRR 11% है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो विल नॉट बी गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट सिर्फ 11% तक कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो ये प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी देना शुरू कर देगा। अब ये हिट एंड ट्रायल ही है। अब यहाँ पर तो ये लिखा है मिल रहा है कि हमने 10% वाला फैक्टर ट्राई किया, देन हमने 11% वाला फैक्टर ट्राई किया, या हो सकता है पहले 12 वाला ट्राई किया हो तो वहाँ पे नेगेटिव एनपीवी हो गई, तो वी विल रिवर्ट बैक। इसका मतलब जो हमने जंप किया है उसमें से वो दरम्यान वाला रेट भी ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ये तो एक फॉर्मल तरीकाकार है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट हो सकता है। और वो शॉर्टकट क्या है, अगर कैश फ्लो स्ट्रीम है आपकी, एन्युटी है, तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसको 1,00,000 को अलग-अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको एन्युटी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो लेट मी ओके, अगर हम इसको करते हैं कैलकुलेट, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, मैं इसको ज़रा अभी फॉर्मूले की शेप में लिख देता हूँ, यानी इक्वेशन की शेप में। ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस में से सर मेरा एक सवाल है। जी जेंटलमैन प्लीज। सर एक्चुअल सिनेरियोज में ये डिस्काउंट फैक्टर जो है ये कैसे डिटरमाइन हुआ? ठीक है जी, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, आई लेट यू नो। सवाल आपका अच्छा है जनाब, ठीक है जी। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अब नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये समझ आ रहा है? यस नो बता दीजिएगा। जी सर। ठीक है, तो हम ये अगर एनपीवी ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ जी, अगर हमारे कैश फ्लोज कॉमन हैं, सेम हैं, तो हमारे पास जो कैश फ्लोज की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और उससे माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपकी एनपीवी बन जाएगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो एनपीवी है, IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस पे हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो इस इक्वेशन में हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इक्वेशन की दूसरी साइड नेगेटिव में है, तो मैं इधर ला के इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ। तो ये ऐसे लिखना रहेगा
कैश फ्लोज multiplied by present value interest factor of एनुटी। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? जैसे अभी जो हमारी मिसाल थी इसमें बताया गया था 277 जी 244,371 244,371 हमारी इन्वेस्टमेंट है और जो हमारे कैश फ्लोज हैं हर साल वो 3 सालों के लिए 1 लाख रुपए हैं। तो अगर इस 1 लाख को हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें जो n होगा हमारा वो 3 है, आय हमें पता करना है। अगर वो 3 ईयर का फैक्टर हो तो हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है, 244,371 डिवाइडेड बाय 100,000। तो अब इक्वेशन की दूसरी तरफ जो बचा है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी बचा है फॉर N3 या नंबर ऑफ पीरियड जो 3 हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.4437 बचता है, यानी 2.4437 is equal to present value interest factor of एनुटी। अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको अब टेबल से जाके ट्रेस कर सकते हैं। मेरी बात अगर आप समझ पाए हैं तो लेट मी गो टू द स्लाइड्स अगेन। जी जी जी, तो शॉर्टकट ये है जनाब कि हम अगर तो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है हमारे पास तो हम ये काम कर सकते हैं कि सेम कैश फ्लोज हैं, इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वो फैक्टर बनेगा जो हमने टेबल से पहले किसी आय पे देखना होता था। तो हम 3 नंबर ऑफ पीरियड्स के अगेंस्ट जो एनुटी का टेबल है प्रेजेंट वैल्यू का, उसमें जाके ये 2.44 का फैक्टर तलाश करना शुरू कर देंगे। अगर हमने तलाश किया तो हमें लकीली 11% पे ये एग्जैक्टली मिल गया, तो वी कैन से दैट दिस इज आवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये शॉर्टकट है, ये कब ऑप्ट किया जा सकता है, जब आपके पास कैश फ्लो स्ट्रीम हो, एनुअल कैश फ्लोज हर साल के एक जितने हों। हमने जो लास्ट डे भी क्वेश्चन किया उसमें तो एक जितने नहीं थे, एक जितने नहीं थे तो इसका मतलब जो हमें टेक्निक ऑप्ट करनी पड़ती है वो यही है जिसे हम हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड कह रहे हैं। कोई सा भी रेट ट्राई करें, अगर उस पर लकीली ज़ीरो निकला है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई और रेट ट्राई करेंगे, कोई और ट्राई करेंगे, कोई और ट्राई करेंगे। तो जहाँ पे ये ज़ीरो आ गया वहाँ पे हमारा वो IRR होगा। लेकिन इन सर्टन केसेस ऐसा भी है कि हम वो ट्राई करते रहें तो ये भी हो सकता है कि वो एग्जैक्टली उतना ना निकले। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, company is considering adding another machine to the manufacture of cardboard. The machine would cost 900,000. It would have an estimated life of 6 years with no salvage value. Company estimate annual cash inflows would increase by 400,000. अब कल भी ये बात हुई थी कि प्रोजेक्ट एक एडिशनल प्रोजेक्ट है इन एडिशन टू द रेगुलर बिजनेस। तो मशीन से पैसे नहीं निकलेंगे बल्कि कुछ इनफ्लोज होंगे, ऑपरेटिंग कुछ आउटफ्लोज होंगे। 400,000 इनफ्लोज हैं और 190,000 आउटफ्लोज हैं। तो नेट जो होंगे वो 210 आउटफ्लोज हैं। मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट 9% है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें। सो वाइल डिसाइडिंग हम इसको 9% से कंपेयर करेंगे। सो एनुअल कैश फ्लोज अगर सेम है तो हम शॉर्टकट ऑप्ट कर सकते हैं। तो 4 लाख में से 1,90,000 निकालें, एनुअल कैश इनफ्लोज है 210,000, 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसको डिवाइड कर दें 210 से तो ये हमें फैक्टर मिला 4.28। अब ये फैक्टर हमने टेबल में 6 ईयर्स की रॉ में से जाके सर्च करना है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टेबल है एनुटी का 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 में देखें व्हाट वी आर सर्चिंग, हम सर्च कर रहे हैं 4.28। तो यहाँ से चलते जाएंगे 6 के अंदर, जहाँ पे 4.28 आएगा, यहाँ पे 4.48 है, यहाँ पे 4.35 है, यहाँ पे 4.23 है। तो एग्जैक्टली 4.28 तो नहीं है कहीं। इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ डिस्काउंट होगा वो 11 और 10 के दरमियान कहीं ना कहीं होगा IRR। इन दोनों के कहीं दरमियान है। वो एग्जैक्टली कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरपोलेशन करते हैं। वो इंटरपोलेशन का तरीकाकार क्या है और हम प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी को सामने रखते हैं और उस पर फिर ये मेथड अप्लाई करते हैं।
जी, इफ़ यू रिमेंबर तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी, डिस्काउंटेड पे बैक भी निकाला था। वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें जो तरीक़ाकार पता चला था कि तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारी प्रेजेंट, ये कैश फ्लोज थे ईयर बाय ईयर, और ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा एनपीवी जो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था वो 10% पे था, और एनपीवी हमारी पॉजिटिव आ रही थी 10% पे। तो अगर आपने एनपीवी कैलकुलेट कर लिया तो ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया टेक्निकली। मैं अब आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ जी। 1 2 3 4 4 साल थे हमारे। मैं कैश फ्लो ज़रा कॉपी कर लूँ। चलिए हम यहाँ पे ज़ीरो भी एंटर कर देते हैं, जो इनिशियल है वो भी यहीं पे लिख देते हैं ताकि हमें फिर बाद में एनपीवी टोटल करेंगे तो वो आराम से हमारे पास निकल आएगी, अगर मेरी बात समझ पा रहे हो आप तो। तो ये हमारा टोटल डेटा है जिसकी बुनियाद पे हमने वो सारा कुछ कैलकुलेट किया था। व्हाट वी नीड टू डू, अभी हमने जो एनपीवी पहले से कैलकुलेट की हुई है ये हमने कैलकुलेट की हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 10% पे है। अब मैं कोई और रेट ट्राई करना चाहूँ तो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है कि 2,55,000 एनपीवी पॉजिटिव आती है 10% पे। तो अगर मैं 10% ज़ीरो एनपीवी निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे 10% से ज़्यादा रेट ट्राई करना चाहिए डिस्काउंट फैक्टर के लिए, या 10% से कम वाला। जी, कैन एनीवन रिस्पॉन्ड टू दिस? ज़्यादा। ज़्यादा वाला ऑब्वियसली, क्योंकि जब ज़्यादा डिस्काउंट फैक्टर होगा तो आपका, लेट्स सपोज मैं 12% ट्राई करता हूँ, तो 12% पहले साल का फैक्टर 1 होता है ज़ीरो टाइम का, और 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आप टेबल से भी देख सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ पा रहे हैं बात? सर फोर्थ ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 868 वाली नहीं हम लेंगे? 868 वाली? यस 868 सर नीचे। ये वाला, ये तो प्रेजेंट वैल्यूज लिखी हुई है ना। मैंने तो अच्छा आपने कैश, कैश फ्लो। इनफैक्ट कैश फ्लोज वो तो हमने पहले ही प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली है। हमने ये लिखी है 890, 827, 790 और 1272। जो कैश फ्लोज थे वो 10% पे पहले एनपीवी निकली, अब हम 12% पे निकालना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो हम प्रेजेंट वैल्यूज अगर निकाल लें और यहाँ पे अगर इसका टोटल कर लेते हैं, या अगर इसको नहीं भी लिखें और यहाँ पे दोबारा लिख के करना चाहें, मैं चलें इधर लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको वो आसानी रहे। ऐसे भी कर सकते हैं। हम सम कर लेते हैं यहाँ पे। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है हमारी। सो टोटल यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी यही है, अगर माइनस करेंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब वी नीड टू ट्राई अनदर रेट, हमें कोई और रेट भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर हम कोई और रेट ट्राई करना चाहते हैं तो कौन सा रेट ट्राई करना है? जी, अब हम अगर 12% पे भी पॉजिटिव आ रही है तो हमें ये समझ थोड़ा सा इससे आना चाहिए, हमने 2% जंप किया है 2%। तो 2% जंप करने के बाद वो एनपीवी पे तकरीबन 50% फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब शायद हमें भी 2-3% जंप करना चाहिए, शायद फिर जाके बात बने। चलें
हम फिर सेफ्टी के लिए 15% ट्राई करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, देन अगले सालों का फैक्टर यहाँ से जी 15% पे मैं यहाँ पे से उठा लेता हूँ जी। ये मेरा टोटल क्या वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है। और अगर यहाँ पे देखूँ तो अब मेरी एनपीवी नेगेटिव हो गई है। सो इसका मतलब मेरा रेट 15 और 12 के दरमियान में कहीं ज़रूर है। अब फ़र्क कितना है ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर अप्रोच है, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। हम ऐसे ट्राई करेंगे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें गाइड कर देगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये 15% है, अब इससे कम वाला अगर हम ट्राई करके देखें, 15 से अगर लेट्स सपोज हम 14% वाला ट्राई करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.14, जी तो यहाँ से ये 14% पे है। मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ जी। सत्ताईस और ओके फाइन। सो इसका मतलब ये जो पहले हमने ट्राई किए अब इनको साइड पर रख दें। हमें पता चल रहा है कि 14 और 15% के दरमियान में कहीं हमारा रेट है, यानी एग्जैक्ट कॉस्ट IRR नहीं है परसेंटेज 14 या 15। 14% पे पॉजिटिव एनपीवी है, 15% पे जाके नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कहीं पे हमारा वो एनपीवी वो जो IRR है वो है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे हमने वो जो कल भी देखा कैश फ्लोज जो पे बैक पीरियड निकाला, तो उसमें भी हमने किया वही तरीकाकार है कमोबेश। अगर हम IRR कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तरीकाकार ये होगा, पॉजिटिव एनपीवी वाला जो रेट है वो तो होगा ही होगा एटलीस्ट आपका IRR, उसमें हम प्लस करेंगे पॉजिटिव एनपीवी, से इंटरपोलेशन कहते हैं। पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, और इन दोनों के डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स, जो हमने रेट्स ट्राई किए हैं जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी है। ख्याल में उसको फार्मूला कंसिडर कर रहा था जी, इसलिए सॉरी, दोबारा लिख रहा हूँ जी। पॉजिटिव एनपीवी वाला रेट प्लस करेंगे, इसमें कुछ फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकलेगी, रेट हमारा पॉजिटिव एनपीवी पे जो पॉजिटिव एनपीवी की अमाउंट है डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी अमाउंट माइनस नेगेटिव एनपीवी अमाउंट। अब अगर गौर करें तो नेगेटिव अमाउंट माइनस अगर हो रही है तो टेक्निकली ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाता है। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। टू रेट्स हो रहा है जो रेट हमने ट्राई किए हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी निकली है। ये सारा इक्वेशन आपके सामने। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, हमारा IRR होगा जी 14% पे पॉजिटिव एनपीवी है तो 14% तो होगा ही होगा, प्लस इसमें करेंगे पॉजिटिव एनपीवी 4053 डिवाइडेड बाय
पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब 4053 प्लस 53417 और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने दोनों रेट्स के डिफरेंस है, तो हमारा रेट जो लिया है 14 और 15%, उसका डिफरेंस 1 है। तो अब इसको पहले कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये 14 तो रहेगा, साथ जो अगला निकलेगा वो फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आप 4053 प्लस 53417 ये 57470 बनता है। 4053 को 57470 से डिवाइड कर दें, वो 0.07 बनता है और 0.07 इंटू 1 कर लें, वो 0.07 ही रहेगा, तो 0.07। अगर हम टोटल कर लें तो ये 14.07% आपका IRR होगा। जैसे आपने पहले वो जो पे बैक पीरियड का फ्रैक्शन निकालते हैं, ये उसी तरह उस रेट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, वो कितना होगा। सो इसका मतलब अगर हम 14.07% वाला रेट ट्राई करें तो हमारा ये जो NPV है वो ज़ीरो होना चाहिए। हम ट्राई कर सकते हैं, अगर हम खुद से कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन डू इट ओवर हियर। मैं यहाँ पे 14.07 ले लेता हूँ जी। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.1407, देन 1.1407, तो ये आपकी अमाउंट बनती है जी। हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ये हमारी ये हमारी वैल्यू है NPV प्रेजेंट वैल्यू, और ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर हम यहाँ पे NPV निकालें तो ये जो फ़र्क थोड़ा बहुत आ रहा है वो ये राउंडिंग की वजह से आ रहा है, बिकॉज हमने सिर्फ 2 डेसिमल्स तक लिया। अगर 3-4 डेसिमल्स तक लेंगे तो ये 36 रुपये का फ़र्क भी नहीं आएगा। इनफैक्ट दिस इज़ आवर IRR। अगर अब हम डिसाइड करना चाहते हैं तो वी नीड टू कंपेयर इट विद, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। एंड वी वर गिवन विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बताया हुआ था कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। तो वुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेबल फॉर अस, अगर हमें डिसीजन पूछा रहे तो यस, प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर अस, बिकॉज ये प्रोजेक्ट 14% तक 14.07% तक सस्टेन कर सकता है कॉस्ट को। 14.07 से कम कोई भी रेट था तो आपकी NPV पॉजिटिव आ रही थी, अगर इससे ज़्यादा कोई भी रेट होगा तो वो NPV नेगेटिव देगा। सो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल फॉर अस। तो अगर हम IRR की बेस पे डिसाइड करना चाहते हैं तो ये हिट एंड ट्रायल वाला तरीकाकार है, वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। बट जो आपका एक्सपीरियंस है बार बार ट्राई करने से, वो आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देता है कि जो आपने पहला रेट ट्राई किया उसके बाद कितना जंप करें तो आपको वो एग्जैक्टली अमाउंट मिल सकती है। सो IRR में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर IRR का फॉर्मूला में एंड में डिफरेंस बिटवीन किस चीज़ का? डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स जो हमने ट्राई किए हैं, लाइक हमने 15% ट्राई किया और 14% हम कह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में कहीं हमारा IRR है। वो रेट जहाँ पे ये दोनों या 14% पे पॉजिटिव NPV है जबकि 15% पे नेगेटिव NPV है, हमें IRR उसको कह रहे हैं जिसपे NPV ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब आपका IRR 14% से तो ज़्यादा है लेकिन 15% से कम है। हम वो एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये बिल्कुल NPV ज़ीरो हो जाता है। तो वो जो तरीकाकार हमने लिखा है वो ये है कि एटलीस्ट जितना आपका पॉजिटिव NPV वाला रेट है इतना तो ज़रूर आपका IRR में शामिल होना चाहिए। बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार है, पॉजिटिव NPV की अमाउंट उसको डिवाइड करेंगे पॉजिटिव NPV के अमाउंट प्लस कर लें आप दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव NPV अमाउंट, लेकिन वो प्लस इसलिए नहीं लिखा जाता बिकॉज माइनस नेगेटिव का मतलब होगा दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स, जो रेट हमने ट्राई किए हैं।
जिनमें एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ रहा है। फ़र्ज़ कर लें हमने ये 15% वाला सॉरी ये दरमियान में जो 14% वाला ये ट्राई ही नहीं किया, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, तो 12 और 15% हमने ट्राई किया और हमने 12 और 15% के दरमियान में से अगर इंटरपोलेट करना है तो फिर हमें डिफरेंस बिटवीन द टू ट्राइड रेट्स होगा। वो पॉजिटिव एनपीवी ये लेंगे, नेगेटिव एनपीवी ये लेंगे, लेकिन जो दोनों डिफरेंस बिटवीन रेट्स हो गया इस फॉर्मूले में वो 3 का डिफरेंस है, तो वो 3 लिखा जाएगा। राइट, ठीक हो गया सर। जी मानूर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आई मीन ये बहुत लंबा है, अगर पेपर में आए तो मतलब हम लोग फिर इसी तरह करेंगे, बार बार ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट सिर्फ तब है जब कैश फ्लो स्ट्रीम हो। वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैश फ्लो स्ट्रीम अगर होगी, सेम कैश फ्लोज होंगे तो बड़ा आसान काम है कि आप उसको जो मैंने अभी ये आपके सामने सारा सिनेरियो लिखा है, इनफैक्ट अगर कैश फ्लो स्ट्रीम है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को उससे डिवाइड कर दें, वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी है, तो वहाँ पे जाके ट्राई कर लें। अगर वो फिर भी एग्जैक्ट नहीं निकल रहा तो इंटरपोलेट तो फिर भी करना पड़ेगा आपको, इंटरपोलेट करके ही ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सवाल अब्दुल सबूर साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जब हमें पता है, फ़र्ज़ कर लें कि 10% पे पॉजिटिव एनपीवी है, हम सीधी छलांग लगा देते हैं 16% पे, सीधी छलांग लगा देते हैं 20% पे। एक 10% पे पॉजिटिव निकला, 20 पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव ही तो निकालना है, एक नेगेटिव निकल आया एक पॉजिटिव निकल आया, उनको इंटरपोलेट करके ये रेट निकाल लें। बट ये जहन नशीन कर लें, ये जो तरीकाकार है ये अप्रॉक्सीमेट करने का है। आपने आई डोंट नो कहीं पे कोई इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो अगर आपने कोई इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है उसमें शायद आपने कुछ इस तरह से चीज़ें पढ़ी हों। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। कहीं डिमांड वगैरह आई डोंट नो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। चलो, अगर फर्ज कर लें ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है, तो आप अगर इस कर्व इनके 2 पॉइंट्स को बेस बना के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह जैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके इंटरपोलेट करेंगे या अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो जो अप्रॉक्सीमेशन का एरर है वो ज़्यादा होगा। आप इनफैक्ट इंटरेस्टेड हैं टू कैलकुलेट, जी आप इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट की पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इलास्टिसिटी या वटेवर, लेकिन अगर आप ये 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये आपको ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट देंगे, जबकि अगर आप ये वाले 2 पॉइंट लेंगे तो ये बेहतर आपको रिज़ल्ट देंगे। तो इसलिए नियरेस्ट ऑप्शंस को ट्राई करना है, ये नहीं है कि जो मर्ज़ी ट्राई कर लें, एक बड़ा रेट बहुत बड़ा ले लें और छोटा रेट बहुत छोटा ले लें तो पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरपोलेट कर लें, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये जो दरमियान में रेड लाइन अगर इसको एस्टिमेट करना है तो इससे जो जितने नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे वो आपको आएगा। तो हम IRR कैलकुलेट करना चाहते हैं जहाँ पे 0 NPV है। अगर एक आपने बहुत बड़ा रेट एक बहुत छोटा रेट पकड़ लिया तो इससे जो रिज़ल्ट निकल रहे होंगे वो रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेट होंगे, उस पर NPV हमारा 0 नहीं होगा। अच्छा सलमान साहब, बस में मामूल हमें मैसेजेस पे घेर रहे हैं, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? कुछ सवाल समझ आ जाए तो मैं बता सकता हूँ। आपने सलमान साहब तो कल की बात का भी जवाब देना था यार, आप भागे। आप बता देना आप वो डायरेक्ट मेथड क्या होता है। एनीवेज जी समझ आई है या IRR या नहीं समझ आया जी? यस सर, आया है सो फार। सो फॉर आया है, चलें जी। So yet another question in front of you. Let me take it. चले मैं ये यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ जी। ये अब फॉर्मूला आपके सामने है, मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, आप इसका IRR ट्राई करेंगे। सर मेरा सारा क्वेश्चन अभी पे ही है। जी जेंटलमैन पूछिए। डिस्काउंट फैक्टर मैंने पूछा था रियल सिनेरियोस में, मतलब कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? सॉरी
डिस्काउंट फैक्टर जो है ना वो जी। रियल सिनेरियोज में कैसे डिटरमिन करते हैं? अच्छा जी, जेंटलमैन आपका सवाल है रियल सिनेरियोज में कैसे डेवलप करते हैं। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जी फ़र्ज़ जी कर लें, पहले सिंपलिसिटी के लिए फ़र्ज़ कर लें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वैसे नहीं हैं आपके पास, जो प्रोजेक्ट आपने लगाना है वो फंडेड प्रोजेक्ट है, आपको पैसे लेने पड़ेंगे बैंकों से। तो आप जो ठीक है। बैंकों से लेंगे, आपने एटलीस्ट अपने प्रोजेक्ट से उतना तो ज़रूर अर्न करना है जितना आपने बैंकों को वापस करना है, जितना बैंकों को इंटरेस्ट देना है। हाँ या ना में जवाब दे जी सर, दीजिएगा। इसका बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल इन टू दैट अमाउंट और दैट रेट जो आपने बैंकों को पे बैक करना है। समझ आ गई बात? जी सर। नंबर वन। नंबर टू, आपके बिजनेस में अपने पैसा मौजूद है, जो कि हम ये सारी बात कॉरपोरेशन कंपनीज के हवाले से आमतौर पे कर रहे होते हैं। तो कंपनी में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो दो हैं, डेट से पैसा आता है या इक्विटी से पैसा आता है, ठीक है जी। एग्जैक्टली सर। तो आपने, जिन्होंने आपको डेट दिया हुआ है उन्होंने भी आपसे इंटरेस्ट लेना है, और जिन्होंने आपको इक्विटी दी हुई है उन्होंने आपसे डिविडेंड्स लेने हैं। यस या नो? यस सर। सो वट एवर दे आर आस्किंग फ्रॉम अस, जो हमने उनको देना है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगेन, कैपिटल से मुराद यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स होता है। समझ पा रहे जी बात? तो डेट है जी जी, मैं समझ। और इक्विटी है, ये फाइनेंस जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कर लें हमने 10% डेट की कॉस्ट बियर करनी है, जी 15% इक्विटी की कॉस्ट बियर करनी है। तो अब हम 10 या 15% पे डिस्काउंट नहीं करते, हम वेटेड एवरेज लेते हैं। वेटेड एवरेज से मुराद फ़र्ज कर लें कि 50% पैसा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस के अंदर 50% इक्विटी और 50% डेट है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 10 का 50% लेंगे तो 5, और 15 का 50% लेंगे तो 7.5। तो जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12.5% है। हम इस पे प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट करेंगे। ये तो मैंने बताया कि ये इतने इतने परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट का कैसे कैलकुलेट होता है और इक्विटी का कैसे कैलकुलेट होता है, ये एक पूरी की पूरी स्टोरी है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ेंगे फ्यूचर में तो तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी जो कि लिमिटेड सी चीज़ हमारे सिलेबस में है। ये इस चीज़ के पीछे 3 फैक्टर्स हैं, जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू या जो भी तरीकाकार आप ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें से जो कैश फ्लोज की एस्टिमेशन वाला तरीकाकार है ना, वो आपके सिलेबस इज मोर रेलेवेंट। रीज़न इज़ दैट कि आपने वो बजटिंग पढ़ी, उसी की बुनियाद पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो जी इस सर। लिखी लिखाई चीज मिल रही है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बट अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल खुद से कैलकुलेट करना पड़े तो वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझें। लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जी, आप क्विकली अगर इसको कर लें तो ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कहाँ पे आप खड़े हैं। सो आई विल बी साइलेंट फॉर 4-5 मिनट्स ताकि आप ट्राई कर लें। अगर कोई इशू होगा तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ।
अच्छा अभी ला देता हूँ फिर। क्लास हो रही है, 1 मिनट जा रहा हूँ। Anyone who has done so far? सलमान साहब कह रहे हैं पबजी वाले सारा इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, इंटरनेट इशू है। वेरी गुड सलमान साहब। तो आपका सवाल ये था, सवाल था या पता नहीं, आप बता रहे थे 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली जेंटलमैन 100% इसमें से आता है। अब्दुल सबूर साहब कह रहे हैं कि IRR इज 5.699। एनीवन एल्स? जी मानूर, आप सवाल पूछ लें। सर ये पीछे से काफी डिस्टॉर्टेड आवाजें आ रही हैं, प्लीज पता नहीं क्या मसला है। मानूर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। ये दोबारा बोलिएगा, मेरी तरफ से थोड़ा इशू था, अब बोलिएगा।
सर वो दरअसल मैंने कहना था कि पीछे से ना डिस्टॉर्टेड आवाज आ रही थी, तो मैंने वो माइक अगर किसी का ओपन है तो बंद कर दिया, आवाज नहीं आ रही थी सही इसलिए। चलिए अभी आ रही है जी आवाज़? जी अभी आ रही है सर। चलिए दैट्स ग्रेट। सो अब्दुल सबूर साहब के अलावा एनीवन एल्स हु हैज डन IRR? Sir, 2 more minutes, please. ओके। Sir, almost 5.70%. अब्दुल सबूर साहब आपने कितना निकाला था? सर मैंने राउंड कर दिया, उन्होंने उसको ठीक है, डेसिमल्स में ही लिखा हुआ है। 5.699 कह रहे हैं, फाइन बिल्कुल ठीक है जी। 5.7। सो बात समझ आ गई है इसका मतलब। सो द ओनली थिंग इज Right, sir. प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। छोटी सी चीज़ है, मैं वो एडिशनली शेयर करता हूँ, फिर जो कुछ मज़ीद बातें हैं आई विल डेफिनेटली डिस्कस टुमारो। सो फॉर जो हमने अभी बात की है उसमें हमने रैंक किया प्रोजेक्ट्स को, जैसे अभी वो एक कैपिटल राशनिंग वाली बात भी आई, और अभी उसको साइड पे भी रख दें तो हमने जो डिसीजन क्राइटेरिया पढ़ा है उस डिसीजन क्राइटेरिया में जो कोर बात बताई गई कि द हायर द NPV मोर अट्रैक्टिव विल बी द प्रोजेक्ट। NPV ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्ट ज़्यादा
जी सॉरी, आवाज़ मेरी थोड़ी सी देर के लिए खामोश था। एनीवेज आई वाज टेलिंग यू कि अभी तक जितनी हमने बात की वो ये थी कि अगर प्रोजेक्ट की लाइफ भी सेम हो तो हम प्रोजेक्ट्स को रैंक करते हैं। हायर एनपीवी जो अट्रैक्टिव होता है, जिसकी एनपीवी ज़्यादा, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इस चीज़ को अकाउंट फॉर करना चाहिए हमें कि प्रपोजल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सर्टन केसेस पैसों की लिमिटेशन की वजह से दे आर यूजुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आइदर और होता है या हमने ए प्रोजेक्ट लेना है या बी लेना है। सो अगर हम ऐसी सूरत हाल में ए बी प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड करना चाहें तो जो डिसीजन क्राइटेरिया अगर एनपीवी हो, जैसे ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे एनपीवी बनी नज़र आ रही है 18,112 और 20,754। सो प्रोजेक्ट बी हमें अपेरेंटली मोर अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात काबिल गौर है कि ये प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखें तो प्रोजेक्ट ए की 40,000 है, प्रोजेक्ट बी की 90,000 है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट होंगे। सो NPV is a criterion for decision until जो initial investment of the project है वो same है। अगर वो सेम नहीं है तो फिर हम यूजुअली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का तरीक़ाकार फॉलो करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से मुराद हम रिलेशनशिप बनाते हैं। ये तरीक़ाकार लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज है 58,112। ये हमें जनरेट करने के लिए 40,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर प्रोजेक्ट ए अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट ए अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.45 टाइम्स है, जबकि प्रोजेक्ट डी में बात करें अपेरेंटली उसका हमें नज़र आ रहा था कि ज़्यादा एनपीवी है, लेकिन 1,10,000 के रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज कैश फ्लोज वाया इन्वेस्टिंग $90,000। सो अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स में ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकला है तो ये 1.23 टाइम्स है। जनरली भी बात समझ आ रही है हमें कि 40,000 लगा के अगर इतना एनपीवी मिलता है, अगर इसी प्रोजेक्ट में 40,000 और लगा दें, यानी दो मशीनें लगा लें, तो हमें 18,000 की बजाय शायद 36,000 की एनपीवी मिल सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में प्रोजेक्ट ए एक्सेप्टेबल है। हायर एनपीवी की बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे अनटिल इन्वेस्टमेंट सेम हो। अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू में फ़र्क हो तो देन वी गोइंग टू यूज़ इट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। समझ आइए जी बात। जी जेंटलमैन, आप अब्दुल सबूर साहब जी IRR सर। के ये भी रैंक कर सकते हैं, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन NPV और IRR का कंपैरिजन है, हम इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। विच अप्रोच इज़ मोर अप्रोप्रिएट अमंग अस द टू, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी टेक्निक है उस पर बात करेंगे। तो फिर आप ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जो जब ये स्लाइड्स भी आप देख रहे थे ना, जब NPV के हवाले से बात आ रही तो वहाँ पे ये क्लैरिटी से लिखा हुआ था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तरीक़ाकार जो है ये बेस्ट तरीक़ाकार है जो आज तक यूज़ होता रहा है। तो आई विल रिस्पॉन्ड यू जी इंशाल्लाह टुमारो। अभी फ़िल वक्त चूँकि 2-3 चीज़ें और भी अभी रहती हैं इसके अंदर, तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट इट। IRR की प्रैक्टिस आप करिएगा। क्वेश्चंस जो आपके पास दोनों तीनों हैंड आउट्स, रादर 4 तरह के हैंड आउट्स अवेलेबल हैं, चारों को ट्राई करें। जो इश्यूज होंगे IRR से रिलेटेड उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, और कल हम मज़ीद बात करेंगे अनइक्वल लाइव्स के हवाले से भी, और प्रोबेबिलिटी वाला जो आज नबीला ने क्वेश्चन रेज किया था, that will be responded by tomorrow. So thank you very much. That's all for the day. सर